गुड मॉर्निंग सबको यार। क्या हाल है सबके? यार आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ लेक्चर इंडियन पॉलिटी का फॉर जॉइंट कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर। भाई इस लेक्चर से हमारी पॉलिटी स्टार्ट होगी और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यार फैक्चुअल डिटेल मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। भाई इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कितने क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं और कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और यहाँ से मैंने ये लेक्चर लिया है मेनली मैंने भाई एम लक्ष्मीकांत की समरी से आपको पूरा पढ़ाऊंगा, जिससे आपका कोई फैक्ट ही रह नहीं जाए कि कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाए कहीं पेपर में। तो वही पूरा फुल फ्लैश तरीके से ये लेक्चर स्टार्ट होगा। तो यार हमने अभी तक क्या पढ़ा था? अभी तक हमने वही पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था भाई पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉन्टेक्सचुअल हिस्ट्री। कब से लेके कब तक यार? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भैया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक, जो कि 1947 में पास हुआ था, फेबररी 1947 में। तो भाई अब हम पढ़ेंगे भाई फैक्ट रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जहाँ से आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना? तो इस लेक्चर को बड़े ध्यान से पढ़ना है यार। तो चलो शुरू करते हैं यार। तो सबसे पहला फैक्ट आता है भाई, यहाँ पे देखो, इट वॉज एम एन रॉय हु प्रपोज द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सबसे पहले भाई आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसने दिया था? वो दिया था एम एन रॉय। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है संविधान सभा। व्हाट इज संविधान सभा? भाई संविधान सभा है कि ऐसी असेंबली जो कि हमारी लिखेगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो भाई इस असेंबली ने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। तो भाई एम एन रॉय थे कौन यार? एम एन रॉय को हम एक नाम से भाई, ही वॉज द फाउंडर ऑफ CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और भाई एक मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे अगर हो पाएगा तो भाई बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। भाई अब बोल्शेविक नाम कहाँ से आता है? आपने कभी क्लास 9th अगर ध्यान से पढ़ी होगी ना, उसकी SST में एक चैप्टर आता है यार रशियन रेवोल्यूशन का। वहाँ पे आप दो नाम पढ़ते हो, बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। भाई ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, सेम सोशलिस्ट रशियन पार्टी के, मतलब रशियन सोशलिस्ट पार्टी के कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह मॉडरेट्स थे उसी पार्टी के, मतलब। और ये लार्जर चंक था, पर इनके रेवोल्यूशन की वजह से जो रशिया के राजा थे जार्स, उनसे आज़ादी मिली थी भाई रशिया को, ठीक है ना? तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया रशियन रेवोल्यूशन की भी हिस्ट्री। अब हम भाई कुछ और फैक्ट करेंगे, आप इसके आगे मेरे साथ साथ लिखो। भाई 1934 का तो एम एन रॉय का तो हमने पढ़ लिया भाई। 1935 में 1935 में भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। कहाँ पे? लखनऊ में। ये आपको याद रखने हैं फैक्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन 1935 में कहाँ हुआ था भाई? लखनऊ में हुआ था। इसमें क्या हुआ था भाई? फर्स्ट टाइम INC डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें सबसे पहली बार डिमांड रखी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल स्टांस में। भाई इस सेशन को प्रिजाइड किसने किया था? प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे भाई जवाहरलाल नेहरू। भाई इस पूरे चैप्टर में भाई जवाहरलाल नेहरू का बहुत रोल है, और आपको नाम बड़े अच्छे से याद रखना है। अगर कोई क्वेश्चन अगर आंसर नहीं पता होगा तो उसका आंसर आप जवाहरलाल नेहरू लगा दोगे तो भाई उसका आंसर ठीक होगा मोस्टली, ठीक है ना? अब नेक्स्ट फैक्ट लिखते हैं भाई। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक मीटिंग में यार, जहाँ अपने एक लेख में, अब पता नहीं कहाँ पे हुआ था यार, वो इतना मैंने पढ़ा नहीं है, उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड बाय इंडियंस ओनली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। उन्होंने कहा कि जो संविधान सभा होगी भाई, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी, उसमें भाई
लोग जो होने चाहिए वो सिर्फ भारतीय होने चाहिए, कोई बाहरी इंसान नहीं होना चाहिए। ये फैक्ट याद रखना है। ये किसने कहा था भाई? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना। अब अब आपको पता है, पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा यार, 1940 में क्या आता है? 1940 में आता है अगस्त रेवोल्यूशन, अगस्त ऑफर, सॉरी। अगस्त ऑफर कौन आता है भाई? ये किसकी लीडरशिप में आया था यार? उस टाइम पे इंडिया के वॉइस रॉय थे भाई लॉर्ड रिनलिथगो। उसके बाद थे बेवल। बेवल कब बने थे भाई? जब विंस्टन चर्चिल इलेक्शन हार गए थे, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है ना। और उसके बाद लास्ट में माउंटबेटन आए थे, लॉर्ड माउंटबेटन। मैं पढ़ाऊँगा यार इस लेक्चर में पूरा। तो अगस्त ऑफर में क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स, देखो, फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड किसने एक्सेप्ट की थी, तो वही अगस्त ऑफर में लॉर्ड रिनलिथगो ने की थी। ठीक है ना। तो वही उसके बाद आपको पिछले लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा पूरी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ। 1942 में क्या आता है? एक और आता है भाई, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्सेप्ट करते हुए भाई क्रिप्स मिशन भेजते हैं इंडिया में। क्रिप्स मिशन, स्टैफर्ड क्रिप्स की प्रेसिडेंटशिप के अंदर। स्टैफर्ड क्रिप्स कौन थे भाई? लेबर पार्टी के मेंबर थे, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है ना। तो उन्होंने कहा ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। भाई इसमें आप देखोगे भाई कि जो ये एक ड्राफ्ट प्रपोजल था, जिसने भाई ये एश्योरेंस दी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को कि भाई हम आपकी डिमांड जो है संविधान सभा की, उसको पक्का एक्सेप्ट करेंगे, पर आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा। और भाई अल्टीमेटली वो एक्सेप्ट हुई भी कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू। कब हुई भाई? 1946 में हुई। और वर्ल्ड वॉर 2 कब एंड हुआ था? 1945 में एंड हुआ था। ठीक है ना। तो उसके बाद भाई आपको पता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 है ना। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया। तो देखो ये लिखा हुआ है, the Constituent Assembly was formed as per the guidelines suggested by the Cabinet Mission Plan. The mission was headed by Patrick Lawrence and two other members apart from him, Stafford Cripps and A.V. Alexander. यार कैबिनेट मिशन प्लान को कैबिनेट मिशन प्लान क्यों कहते हैं? ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था यार? उसमें मैंने आपको बताया था जो स्टैफर्ड क्रिप्स थे यार, वो उस टाइम के कौन थे? ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे। और कौन से मिनिस्टर थे यार? ट्रेड मिनिस्टर थे। ट्रेड मिनिस्टर थे कि नहीं थे यार? और पैथिक लॉरेंस जो थे वो भाई मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ये भी बताया था मैंने यार एवी अलेक्जेंडर के बारे में। तो यार इस लेक्चर में मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि एवी अलेक्जेंडर कौन से मिनिस्टर थे जो कि कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में लेके आए थे? और आपको इसका आंसर कहाँ पे देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। कहाँ पे देना है? कमेंट सेक्शन में। तो भाई अब टोटल स्ट्रेंथ क्या थी? द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली वॉज 389। भाई टोटल 389 स्ट्रेंथ थी किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो कि प्रपोज की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू। तो भाई अब हम इसका वो देख लेते हैं, ब्रेकडाउन देख लेते हैं कि कितने कितने मेंबर्स कहाँ कहाँ पे थे। ठीक है ना। अब कैबिनेट मिशन प्लान ने यार प्रपोज क्या किया था कि टोटल 389 मेंबर्स की क्या होगी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, जिसमें से 289 जो मेंबर्स होंगे ना, वो कहाँ से होंगे? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से। कहाँ से होंगे? ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। कितनी थी भाई? 11 थी भाई। ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि 93 मेंबर्स जो होंगे वो कहाँ से होंगे? प्रिंसली स्टेट। भाई जम्मू एंड कश्मीर भी उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट थी। कौन हेड करता था उनको? महाराजा हरी सिंह। और वो इंडिया का पार्ट कैसे बनी थी? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भाई, अक्टूबर 1948 47 सॉरी। तो ठीक है ना, ये जे.एंड.के हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। तो अब ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में भी टोटल, सॉरी 289 नहीं थे यार, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, 296। ठीक है ना। इसमें से 292 मेंबर्स जो थे वो प्रॉपरली ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से होंगे,
और 4 जो होंगे वो होंगे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस क्या होगी भाई, उस टाइम की यूनियन टेरिटरीज, यूटीज। ठीक है, कितनी थी वो 4, कौन कौन सी थी यार, नाम बताओ मेरे को। मैं आपको 3 के नाम बताऊंगा, चौथे का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है यार। दूसरा क्वेश्चन आपको ये दिया आज। तो पहली का नाम दिल्ली था, अजमेर था, बलूचिस्तान था, और चौथे का नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है यार। कर्नाटक में थी वो। ठीक है ना, कौन कौन सी थी, दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान, और चौथी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। इतना तो पढ़ लिया। अब और कुछ फैक्ट्स लिख लो इसके तहत भाई, कैबिनेट मिशन प्लान के था के थ्रू। उन्होंने याद रखना है कि जो सॉरी यार, सीट्स वर टू बी एलोकेटेड in proportion of their respective population। भाई इन प्रोविंसेस में जो सीट्स दी गई, मतलब 296 सीट्स जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को दी गई, वो किस हिसाब से होगी, वो भाई उनके पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के हिसाब से होगी। मतलब जो एक सीट होगी ना, वो कितने लोगों के ऊपर एक सीट होगी, वो होगी 1 मिलियन लोगों के ऊपर। मतलब 1 बिलियन लोगों की मिलके एक सीट थी। ठीक है ना, 1 मिलियन लोगों की मिलके एक सीट थी जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। अब आपको एक और फैक्ट लिखना है, सीट एलोकेटेड इन ईच प्रोविंस। जो कि सीट एलोकेट की गई ना हर प्रोविंस में, मतलब 296 सीट एलोकेट की गई प्रोविंसेस में, और हर प्रोविंसेस में जो सीट्स एलोकेट की गई वो डिवाइड की गई थी किन में भाई, वर टू बी डिवाइडेड इन। सबसे पहले तो भाई मुस्लिम्स के में डिवाइडेड होगी, और दूसरा होगा सिख, और तीसरा होगा भाई जनरल। ठीक है ना भाई। कैबिनेट मिशन प्लान का हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग फेडरेशन की बात की थी, मतलब प्रोविंशियल लेवल पे ज़्यादा पावर देंगे, और क्या कहते हैं उसे, सेंट्रल लेवल पे थोड़ा वीक सेंटर रखेंगे, जिसकी वजह से भाई मुस्लिम लीग ने माना था कि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में बनाएंगे, बाद में क्या पता हम अपनी डिमांड ऑफ पाकिस्तान वो कर पाएँ, है ना। तो अब क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग की ही डिमांड थी ये भी कि रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को अलग से मिलना चाहिए। तो भाई जिन सीट में मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होंगे, तो वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स ही खड़े हो सकते हैं जहाँ पे मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, ये कैबिनेट मिशन प्लान में था। तो अब नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी were to be elected by members of that community in the provincial legislative असेंबलीज। भाई अभी तक हमने पढ़ा था कि 1937 में 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इलेक्शंस हुए कि नहीं हुए। तो यार उसमें प्रोविंशियल लेवल पे भाई एमएलएज बने थे अलग अलग प्रोविंसेस में। तो भाई जो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यार जो मेंबर्स इलेक्ट हुए ना यहाँ पे, कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये याद रखना आपने, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत इलेक्ट हुए, ना कि डायरेक्ट इलेक्शन के तहत। लोगों ने डायरेक्टली वोट नहीं किया था उनको। यार अब फ़र्क बताता हूँ यार, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन का। तो यार देखो, आज के टाइम पे भी आप देखो भारत के प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं। भाई भारत के प्रेसिडेंट के लिए हम डायरेक्टली वोट नहीं करते लोग, हमारे चुने हुए जो एमएलएज होते हैं, हमारे चुने हुए जो एमपीज होते हैं, उनके वोट की वैल्यू होती है और वो आगे वोट करते हैं, और एक कोटा ऑफ वोट बनता है जिससे हमारे
प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। इस सिस्टम को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। वैसे ही उस टाइम में जो संविधान सभा में मेंबर्स इलेक्ट हुए भाई, उनको किन्होंने इलेक्ट किया था? जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जिनको लोगों ने इलेक्ट किया था, उन्होंने आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया। तो ये प्रोपोर्शनल भाई। डायरेक्ट क्या होता है भाई? डायरेक्ट होता है भाई यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। आज देखोगे आज के टाइम पे प्रोविजन क्या है, एमएलए लेवल पे भी और भाई एमपी लेवल पे भी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है ना, जिसमें लोग डायरेक्टली वोट करते हैं अपने एमपी को, अपने एमएलए को, फिर वो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचते हैं। ठीक है, ये फ़र्क होता है दोनों में। इसको हम फर्स्ट पास्ट देन पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं। ये भाई हम आगे पढ़ेंगे जब भी हम इलेक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट पास्ट देन FPTP। तो यार यहाँ तक तो हमने कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो ये लिख लेना यार लेक्चर देखते हुए। अब भैया इलेक्शंस हुए असेंबली में, हुए कि नहीं हुए? हुए इलेक्शंस। इलेक्शंस कब हुए भाई? इलेक्शंस हुए जुलाई अगस्त 1946 में। 1946 में, एंड द प्रोसेस वाज कंप्लीटेड बाय नवंबर 1946। तो नवंबर 1946 तक भाई कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी थी वो पूरी बन चुकी थी, इलेक्शंस हो चुके थे, मेंबर्स चुने जा चुके थे। ठीक है ना, अब इलेक्शंस की भी बात कर लेते हैं, कौन जीता कौन नहीं जीता यार, ये भी याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्शंस कब हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भाई? अब इलेक्शंस में वो हमने पढ़ा जुलाई अगस्त 1946 में हुए। उसमें जीता कौन भाई? 208 सीटें जीती इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। भाई कई जगह 211 भी बोला जाता है, पर मैं फिगर कोड करूँगा भाई। M लक्ष्मीकांत में जो लिखी है उन्होंने 208 लिखा है। ठीक है ना, और 73 सीट्स जीती भाई मुस्लिम लीग। और यार ये जो प्रिंसली स्टेट से जो वो आने थे ना मेंबर्स, ये सब नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। नॉमिनेट मतलब वहाँ का जो राजा होगा ना, वो इनको नॉमिनेट करेगा। कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है ना, नॉमिनेटेड मेंबर। 73 मुस्लिम लीग इलेक्शंस हुए। तो इस तरह से मतलब पूरी और 15 सीट्स जीती भाई इंडिपेंडेंट्स ने। इलेक्शंस हमने पढ़ लिए। ठीक है ना, अब क्या हुआ यार, क्रोनोलॉजी वाइज चलेंगे हम पूरा। ठीक है ना, अब फर्स्ट सेशन हुआ कब? इधर लिखा हुआ है यार, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द असेंबली हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। ठीक है, एंड अटेंडेड बाई 211 नहीं यार, इधर लिखो आप 207। लक्ष्मीकांत में 207 मेंबर्स लिखा हुआ है। ठीक है ना, 207 मेंबर्स। और 207 के 207 कहाँ से थे यार? कांग्रेस थे, कांग्रेस के थे। और भाई आपको एक साथ में हिस्ट्री बताता हूँ भाई। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत एक और प्रोविजन था, वो था इंटरिम गवर्नमेंट का। इंटरिम गवर्नमेंट बनाई क्यों गई थी? इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी ताकि स्मूथ ट्रांजिशन हो सके। वो दे मतलब कांग्रेस के लीडर्स और मुस्लिम लीग के लीडर्स जो हैं वो सीख सकें कि गवर्नमेंट को चलाते कैसे हैं। ठीक है ना, उस टाइम तक कौन चला रहा था? वॉइस रॉय, उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वहीं से सीखना था, है ना। तो इंटरिम गवर्नमेंट बनी। इंटरिम गवर्नमेंट में भाई पहले तो ऐसा था कि सिर्फ कांग्रेस के लीडर्स थे, पर किसी ना किसी तरीके से कैबिनेट मिशन प्लान में यार, ये जो नाम पढ़ रहे हो ना आप, एवी अलेक्जेंडर भाई, इन्होंने डिबेट एंड डेलिब्रेशन किया मुस्लिम लीग को, और इन्होंने मुस्लिम लीग को किसी ना किसी तरीके से बनाया इंटरिम गवर्नमेंट में आने के लिए। भाई मैंने आगे एक पूरी PDF प्रोवाइड की है, इसमें मैंने मेंबर्स के नाम प्रोवाइड किए हैं यार इंटरिम गवर्नमेंट के, ये देख रहे हो। जवाहरलाल नेहरू वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सटर्नल अफेयर एंड द कॉमनवेल्थ रिलेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चेयरमैन कौन होगा यार? चेयरमैन कौन होगा यार? चेयरमैन अभी तक तो ब्रिटिश रूल ही चल रहा था उस टाइम पे। चेयरमैन कौन था? जो भाई वॉइसरॉय था उस टाइम का। वॉइसरॉय कौन थे भाई? वॉइसरॉय भाई पहले रणजीत थे, है ना, इंटरिम गवर्नमेंट में। फिर बेवल आ गए थे, तो बेवल थे चेयरमैन, लॉर्ड बेवल। क्या देखना है? लॉर्ड बेवल चेयरमैन। तो भाई बाकी आप कंपेयर करके देखते हो जी, मैंने प्रोवाइड किया गया यार। फर्स्ट कैबिनेट जो इंडिया की बनी, इंडिपेंडेंट इंडिया की, उनके पोर्टफोलियोज, उनको कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज मिली थी, और जो इंटरिम गवर्नमेंट और उनको कौन कौन सी मिनिस्ट्री मिली थी। जैसे आप नाम पढ़ सकते हो, इसमें से कुछ मेंबर मुस्लिम लीग के भी दिखेंगे। देखो जैसे गानफार अली खान, ये हेल्थ मिनिस्टर बने थे मुस्लिम लीग के। ठीक है ना, पोस्ट एंड एयर मिनिस्टर मिला था, मिनिस्ट्री मिली थी किनको? अब्दुल राब नासिर को।
निस्टार को सॉरी, जोगेंद्र नाथ मंडल यार, ये बहुत ही फेमस नाम है। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे भाई लॉ मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट के, वो थे जोगेंद्र नाथ मंडल। भाई ये बंगाल से मुस्लिम लीग के वो थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, जिन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन की थी। और वही जब पाकिस्तान बना था ना, तो पाकिस्तान के पहले फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन थे? जोगेंद्र, हिंदू थे भाई खुद, आपको याद रखना है ये। और भी होंगे यार कोई ना कोई, देखो असाफ अली थे, मोहम्मद असाफ अली, अरुणा असाफ अली, आपने नाम सुना होगा, है ना। ये थे भाई कॉमर्स मिनिस्टर। रियाकत अली भाई फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, है ना, आपने पढ़ा होगा, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इस तरह से याद रखना है। वैसे ही यहाँ पे भी देख सकते हो यार, ये फर्स्ट मिनिस्ट्री थी, आप कंपेयर भी कर सकते हो यार। CH बाबा यार उसमें भी थे, इसमें भी थे, उसमें शायद माइंस मिनिस्टर थे, यहाँ पे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, है ना। तो ये यार एक बार देखना PDF, आप याद रखोगे तो कुछ समझ आ जाएगा कौन कौन थे। आप याद रखोगे जैसे वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पे होम मिनिस्टर थे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यहाँ पे यार होम मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, है ना। तो यहाँ तक पढ़ लिया है, अब भाई बाकी फैक्ट्स पढ़ते हैं यार। अभी तक तो हम यहाँ तक पहुँचे यार। पहली मीटिंग हुई, पहली मीटिंग, तो यार डॉक्टर सचिदा, तो यार डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बिकेम द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। और ये जो टेम्पररी प्रेसिडेंट की प्रैक्टिस थी ना, कि फर्स्ट सेशन में टेम्पररी प्रेसिडेंट सबसे एल्डेस्ट मेंबर को बनाएंगे, ही वाज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट टाइम। ठीक है, तो वो ये फ्रेंच प्रैक्टिस थी जो कि अडॉप्टेड की गई थी एज अ नोशन इन फर्स्ट असेंबली सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है ना। तो यार उसके बाद क्या होता है यार, सेकंड सेशन स्टार्ट होता है भाई 11 दिसंबर 1946 को, याद रखना आपने, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुना चुना जाता है। ठीक है, और डॉक्टर HC मुखर्जी को इलेक्ट किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट। यार अब HC मुखर्जी को कब किया जाता है? ये सेम दिन नहीं किया जाता है यार, ये किया जाता है 25, अगर कभी आ ही गया, 25 दिसंबर 1946 को यार। और सिर्फ एक वो नहीं थे मेंबर। अब आप कह सकते हो कि सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया शायद, 25 दिसंबर नहीं था, 25 जनवरी 1947 को, है ना। अब जो सेकंड एक और वाइस प्रेसिडेंट बने थे यार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनका नाम था यार बिट्टी कृष्णामाचारी। इनको कब चुना गया था यार? इनको चुना गया था 16 जुलाई 1947 को। ठीक है ना। तो अब देखो, डॉक्टर BN राव को अपॉइंट किया जाता है, डॉक्टर BN राव को अपॉइंट किया जाता है एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑफ द असेंबली। अगर क्वेश्चन आएगा ना यार, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो यार इसका आंसर होगा सर BN राव। ठीक है ना। अब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू मूव करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब क्वेश्चन आता है यार, व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? आप लिख सकते हो यार, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का टाइटल ही था, वही था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वो था फंडामेंटल एंड फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। और ये भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो किया था, इंट्रोड्यूस किया था असेंबली में। ठीक है, कब? 13 दिसंबर 1946 को। और जो बाद में क्या बना भाई, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है ना, वही द पीपल ऑफ इंडिया आर लिविंग इन सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक। ठीक है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये प्रीएम्बल किससे बना है भाई? इसका जो प्रिकर्सर था प्रीएम्बल का, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, जिसको किसने मूव किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना।
अब अडॉप्ट कब होता है भाई? ये 22 जनवरी 1947 को। आगे हमने क्या पढ़ा यार? आगे पढ़ा कि फेबररी 1947 में क्या आया भाई? क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश लोअर हाउस में, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। क्लेमेंट एटली जो कि उस टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, ये कहाँ से थे भाई? ये थे ब्रिटिश लेबर पार्टी के मेंबर थे, है ना। इन्होंने फेबररी 1947 में लोअर हाउस में, लोअर हाउस का नाम था हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, वहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इंट्रोड्यूस किया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अगर कभी टाइम मिला ना आगे इसका हम वो भी करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का। तो यार इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि इसमें यार 3 चेंजेस लाई गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उन्होंने कहा असेंबली जो है, असेंबली नाउ इज द फुल सोवरन बॉडी। सारे के सारे सोवरन राइट्स दे दिए गए यार असेंबली को, टू फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरी चेंज क्या लाई गई इसमें? दूसरी चेंज लाई गई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में कि भाई असेंबली जो है वो 2 बॉडीज़ की तरह एक्ट करेगी। भाई असेंबली अब इंडिया को गवर्न भी करेगी, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो अब इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं। अब किसी ना किसी ने तो लॉ बनाने हैं इंडिया के लिए, तो ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह एक्ट करेगी, मतलब एक तरह से पार्लियामेंट की तरह एक्ट करेगी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तरह एक्ट करेगी। जब असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह एक्ट करेगी, भाई जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह एक्ट करेगी तो भाई उसको प्रिजाइड कौन करेगा? आप अभी का कॉन्स्टिट्यूशन देख लो भाई, अभी पार्लियामेंट में लोकसभा को प्रिजाइड कौन करता है? स्पीकर करता है। तो यार अभी आज तक आप सुनते आ रहे हो, ये भाई बहुत ही वेल नोन फैक्ट है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया कौन थे भाई? तो उसको प्रिजाइड कौन करेगा भाई? जी.बी. मावलंकर। जी.बी. मावलंकर, ये आपने याद रखना है। वेन एवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल एक्ट एज लेजिस्लेटिव बॉडी इट इज़ प्रिजाइडेड बाय जी.बी. मावलंकर। ठीक है, ये कौन थे भाई? फर्स्ट स्पीकर थे। ठीक है ना। और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इसका प्राइमरी फंक्शन तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही था, है ना। तो उसके लिए जब भी ये असेंबली मिलेगी तब इसको कौन प्रिजाइड करेगा? तब प्रिजाइड करेगा कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि पहले प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। राजेंद्र प्रसाद, है ना। यहाँ तो और वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा यार? अभी अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले। वीपी कौन होगा? 2 होंगे यार, एच.सी. मुखर्जी, और दूसरे कौन थे भाई? दूसरे थे वी.टी. कृष्णमाचारी। डेट भी पड़ी, कब बने कब नहीं बने। ठीक है ना। अब क्या हुआ यार? अभी तक तो इंटरिम गवर्नमेंट में भी मुस्लिम लीग आ गई थी आहिस्ता आहिस्ता, पर हुआ क्या कि भाई जून, अब इसमें यार इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या बोल रहा था भाई? इसमें कहा था कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंस ग्रांट कर देंगे, मतलब ब्रिटेन विल लीव इंडिया। डिक्लेरेशन की थी यार क्लेमेंट एटली ने। कब तक यार? इन्होंने कहा था कि हम जून 1948 तक इंडिया को छोड़ देंगे। पर हुआ क्या भाई? बीच में ही इन्होंने वाइसरॉय चेंज किया। वाइसरॉय चेंज किया किससे? वेवल से माउंटबेटन, वेवल से लॉर्ड माउंटबेटन। भाई माउंटबेटन को क्यों बनाया गया था? आपको अगर हिस्ट्री बताऊँ ना यार, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ना वो ब्रिटिश रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे यार, और वो ब्रिटिश चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, मतलब अगर आप देखोगे ना तो एक तरह से एक पॉलिसी चलती थी, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी, जिसके तहत जो इंडिया के, जो कि पैरामाउंट मान चुके थे ब्रिटिशर्स को, इंडिया के राजा, जैसे कि सिंधियास थे उस टाइम पे, जैसे कि जम्मू कश्मीर के राजा थे महाराजा हरी सिंह वगैरह, है ना। पैरामाउंटेंसी आप सबने पढ़ी होगी यार हिस्ट्री में। तो यार उसके मेंबर थे, तो इनकी यार इंडियन प्रिंसेस के साथ अच्छी बनती थी। तो ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन को अपॉइंट किया गया यार इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले, है ना। तो अब वही लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या प्रिपेयर किया था यार? माउंटबेटन प्लान सबको पता है, हिस्ट्री में पढ़े हैं हम। अब इसमें ऑफिशियल डिक्लेयर किया गया कब भाई? ये जून में आया था भाई, जून 1947 में, है ना। इसमें ऑफिशियल डिक्लेयर किया गया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान को 2 अलग डोमिनियंस होंगे,
जो कि इंडिया को मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा और दो डोमिनियंस होंगे। डोमिनियंस कौन होंगे? इंडिया और पाकिस्तान। अब एक क्वेश्चन आता है यार, व्हाट इज़ डोमिनियन? डोमिनियन क्या होगा? डोमिनियन का मतलब ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट, मतलब नॉमिनल हेड कौन होगा? नॉमिनल हेड होगा ब्रिटिश किंग या ब्रिटिश क्वीन। ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्या होंगे? अब यार डोमिनियन स्टेटस यार, तो अब नॉमिनल हेड कौन होगा यार? ब्रिटिश किंग। ब्रिटिश किंग कौन थे उस टाइम पे यार? किंग चार्ल्स सिक्स थे। क्या नाम था उनका? चार्ल्स सिक्स थे, जॉर्ज सिक्स यार। चार्ल्स तो अभी हैं, चार्ल्स थ्री, किंग जॉर्ज सिक्स। ठीक है। और यार इंडिया का फिर डोमिनियन स्टेटस कब ख़त्म हुआ था यार? कब हुआ था भाई? जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट कब हुआ था यार? 26 जैन 1950। और अडॉप्शन कब हुआ था भाई? 26 नवंबर 1940। यार ये आगे बढ़ते हैं हम, पर आप इतना सा याद रखो, ठीक है ना भाई। और पाकिस्तान कब डोमिनियन स्टेटस से आज़ाद हुआ था कि हम भी डोमिनियन नहीं है भाई? पाकिस्तान 1956 तक डोमिनियन था। आपको याद रखने की जरूरत नहीं, कोई पूछेगा नहीं, बस ऐसे याद रख सकते हो आप, थोड़ा याद रख, है ना। अब माउंटबेटन प्लान के तहत भाई क्या बनी? बाउंड्री कमीशन। क्या बनी? बाउंड्री कमीशन। जिसको हेड किसने किया था? रेड क्लिफ ने यार। किसने? रेड क्लिफ लाइन हम बोलते हैं ना, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। तो भाई ये इसी रेड क्लिफ ने बनाई थी भाई। कॉन्ट्रेरी लाइन बनाई, दंगे करवाए और खुद तो छोड़ के चले गए भाई। और हमेशा के लिए एक फॉल्ट लाइन बना के रख दी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। आज तक लड़ाई चल रही है इसके ऊपर, है ना। और भी बड़े सारे रीज़न हैं, पर प्राइमरी रीज़न तो यही है यार। प्राइमरी इंटरेस्ट ब्रिटिशर्स का ही रहेगा हर एक जगह। तो यार ये सब जो मैंने आपको दिखाया वो सब लिख लेना यार। अब आगे आते हैं यार। आगे याद रखना है, जैसे ही माउंटबेटन प्लान पास हुआ, अब क्या हुआ भाई? मुस्लिम लीग जो कि इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट भी थी और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट भी थी, उन्होंने लीव कर दिया भाई। अब तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे भाई? 389 मेंबर ऊपर पढ़ाया मैंने आपको, है ना। तो आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ माउंटबेटन प्लान भाई कितने मेंबर रह गए? टोटल रह गए 299 सीट्स रह गई भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जिसमें से 229 सीट्स जो होंगी वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की, बीआईपी, और भाई 70 सीट्स रह गई प्रिंसली स्टेट्स की। भाई पहले कितनी थी प्रिंसली स्टेट की? 93 थी। और पहले ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की कितनी थी? 296 थी आई गेस, है ना। तो यार इसमें से आप याद रख सकते हो यार कि 207 सीट पे कांग्रेस जीती थी, है ना। और इसमें से यार ऐसे याद रख सकते हो आप कि चार कम कर लो, 225 सीट्स जो होंगी वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की होगी, 11 प्रोविंसेस की, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस की, 4 नहीं 3 रह गई यार, 226 और 3 लिख लो, है ना। 3 कौन कौन सी रह गई वो भाई आपको, तीसरी का नाम को तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। 2 दिल्ली और अजमेर, है ना। बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में चलेगी। अब यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया भाई। आगे क्या हुआ यार? आगे कुछ और फैक्ट्स कराते हैं आपको यार इसी में। अब आगे के बढ़ते हैं यार। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाइड इंडियन मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ। भाई इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर कब बना? मई 1949 में। व्हाट इज़ कॉमनवेल्थ? ठीक है ना। व्हाट इज़ कॉमनवेल्थ, सबसे पहले यही आपको पूछना है भाई। कॉमनवेल्थ एक ऐसा ग्रुप ऑफ नेशंस है भाई जो कि कभी ब्रिटेन की कॉलोनीज रह चुकी हैं, ठीक है ना, ब्रिटिश कॉलोनीज। तो भाई एक तरह का समझ लो आप भाई, ऑस्ट्रेलिया इस टाइम कॉमनवेल्थ का मेंबर है। ऑस्ट्रेलिया वॉज द ब्रिटिश कॉलोनी, है ना। बर्मा कॉमनवेल्थ का मेंबर है, बर्मा यानी कि म्यांमार आज के टाइम का। पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का मेंबर है ना। ऐसे आपको याद रखना है,
ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे यार, यहाँ तक तो पढ़ लिया। और क्या पढ़ सकते हैं इसमें भाई, हम वो पढ़ते हैं अब यार कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या क्या रीडिंग्स की, क्या क्या अडॉप्ट हुआ। तो यार आप क्या लिख सकते हो यार, इसके बाद रीडिंग्स के बारे में लिख सकते हो, है ना। लिख लो यार रीडिंग्स के बारे में भाई। तो फर्स्ट ड्राफ्ट आप मेरे साथ लिखो यार। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पब्लिश कब हुआ भाई, पब्लिश्ड इन February 1948। किसने किया भाई ये, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, है ना। अब आपने याद रखना है कि टोटल कितनी बार भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग्स इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई 11 बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी, 11 मीटिंग्स, है ना। और टोटल कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया था भाई अडॉप्ट करने से पहले, उसमें अमेंडमेंट्स भी बहुत बार हुई भाई, 2500 से ज़्यादा अमेंडमेंट प्रपोज की गई थी ना, 7000 से ज़्यादा अमेंडमेंट प्रपोज की गई थी और 2500 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुई थी। अमेंडमेंट्स का मतलब चेंज ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। और भाई 3 बार रीड किया गया था, 3 रीडिंग्स। अब तीनों रीडिंग्स की जानकारी यार मैं आपको देता हूँ अभी। देखो यार, फर्स्ट रीडिंग जो स्टार्ट हुई यार, वो स्टार्ट हुई 4 नवंबर 1948 और ये 5 दिन तक चली, 5 डेज तक। कब तक भाई, 9 नवंबर 1948 तक। सेकंड रीडिंग अगर आपसे पूछा जाए ना कौन सी रीडिंग सबसे लंबी थी, वो भाई सेकंड रीडिंग थी। सेकंड रीडिंग की बात करें, इसको हम लिख सकते हैं लॉन्गेस्ट रीडिंग। इसमें भाई क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग की गई थी। तो ये कब स्टार्ट हुई, ये 15 नवंबर 1948 को उसी दिन स्टार्ट हो गई और ये चली भाई अक्टूबर 17 1949, है ना। उसके बाद थर्ड रीडिंग भाई, थर्ड रीडिंग को जो फाइनल ड्राफ्ट, फर्स्ट ड्राफ्ट 4 नवंबर को, थर्ड फाइनल ड्राफ्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया, फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया भाई 14 नवंबर को। कब, याद रखो डेट यार, कब, 14 नवंबर 1949 को। और किसने किया भाई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। और नाम क्या रखा भाई इस ड्राफ्ट का, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली टू बी पास्ड। ठीक है ना, ये याद रखना आपने, अगर ये पूछा ना, द ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली टू बी पास्ड, और डेट दे दी गई अलग अलग 4 ऑप्शंस में, वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। तो आपको क्या आंसर लगाना है भाई, 14 नवंबर 1949। ठीक है, अब फाइनल रीडिंग चली भाई 26 नवंबर 1949 तक, और इस दिन ये ड्राफ्ट 1949 तक, और इस दिन ये ड्राफ्ट पास हुआ, है ना। और इसी दिन हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट पास हुआ, और इसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। आज तक बनाते हैं यहाँ हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे। भाई इस दिन कुछ सेक्शंस जो थी, सम सेक्शन रिलेटेड टू सिटीजनशिप, इलेक्शंस, भाई इलेक्शन की सेक्शन पहले अडॉप्ट होगी तभी तो इलेक्शन होंगे ना 1950 में, है ना। इलेक्शंस ये सब अडॉप्ट की गई थी ये। और हालांकि सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इनैक्ट हुआ भाई वो 26, और डेट तय की गई भाई 26 जैन 1950 को हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट करेंगे। और इस दिन को क्या मनाया जाता है भाई, रिपब्लिक डे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन, इस दिन इंडिया क्या बना था भाई, इंडिया अभी तक क्या चल रहा था भाई, डोमिनियन था ब्रिटेन का। इस दिन इंडिया क्या बना, रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है भाई, खुद का नॉमिनल हेड, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नेशन। रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया प्रीएम्बल में। पढ़िए आपने यहाँ तक भाई, ये जो डेट मैंशनड है ना, ये प्रीएम्बल में मैंशनड है 26 नवंबर 1949। भाई तो आगे बढ़ते हैं, अब रीडिंग्स के बारे में पढ़ लिया तो यार अब आपको कुछ
मैं आर्टिकल्स के नाम बता देता हूँ, जो कि आर्टिकल्स भाई 26 नवंबर को अडॉप्ट किए गए थे। ठीक है, तो देखो भाई, आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो कौन कौन सा था यार? पहले तो सिटीजनशिप से रिलेटेड थे यार। तो देखो भाई, आपने पढ़ा, जब आप आगे आगे आपको पॉलिटी पूरी पढ़ाऊंगा ना, तो यार सिटीजनशिप आएगा। तो आर्टिकल 5 से स्टार्ट होती है सिटीजनशिप, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 60 था भाई, फिर 324 भाई इलेक्शन कमीशन पढ़ी होगी सबने, 366, 367, ये सब पढ़ाऊंगा यार। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड 380, 388, 391 और 392 और 393। ये कब केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है ना भाई? ये एक फैक्ट और आता है, पता नहीं अगर पूछ लेंगे तो यार लिख लेना भाई। ये एक कमेटी बनी थी, देखो यार, एक्सपर्ट कमेटी ऑफ कांग्रेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग मटीरियल फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भाई ये मटेरियल क्या था कि हम मटेरियल प्रिपेयर करेंगे ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्प ले सके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पर्पस के को रिलेटेड। ठीक है ना? तो भाई वो अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन ही थे मेनली। 1935 एक्ट था, वो हम आगे पढ़ेंगे भाई, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कौन कौन से देश से कौन कौन सा फीचर अडॉप्ट किया गया है। उससे बड़े ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यार, फैक्चुअली बहुत ज़्यादा एनरिचिंग टॉपिक है वो। तो यार ये कमेटी बनी थी भाई 8 जुलाई 1946 को भाई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठने से पहले ही बनेगी ये कमेटी, है ना? और इसको हेड किसने किया था भाई? चेयरमैन कौन थे? मैंने आपको कहा ना भाई, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हो तो जे एल नेहरू लगा देना भाई, जे एल नेहरू ही आंसर निकलेगा। तो जे एल नेहरू थे। अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और फैक्ट यार, भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टाइम कितना लगा था? कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टाइम लगा था टोटल 11 सेशंस, मैंने आपको बताया, 12 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज। ठीक है, टू फ्रेम ऑफ द फाइनल ड्राफ्ट, 141 डेज इन टोटल। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसीडर्ड फॉर 140। यार आप डेट ही देख लो यार, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया यार, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और जैसे कि 4 नवंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था, 4 नवंबर 1949, नो 1948 टू, सॉरी 1947, डेट नहीं याद आ रही, हाँ 1948 टू वही अक्टूबर 17 सेकेंड रीडिंग के एंड तक कंसिडर किया गया था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट लाया गया था यार 14 नवंबर को। तो दिन कितने होते हैं यार? 114 डेज, 114 डेज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी इसके बीच में, और इसको कंसीडर किया गया था। ठीक है ना? और क्या रह गया यार इस चैप्टर में? कुछ फैक्ट्स रह गए यार। ये कमिटीज़ थी, ठीक है ना, कमिटीज़ थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प किया था। चेयरमैन थे भाई, कौन आया था? अगर आपसे पूछ रही है यूनियन कोर कमेटी के हेड कौन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो जवाहरलाल नेहरू थे। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू थे भाई। जवाहरलाल नेहरू तो भाई यूनियन के, आप याद रखना कि अगर प्राइम मिनिस्टर बने थे यूनियन के, अगर इंडिपेंडेंट इंडिया के, अगर एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन बने थे यार, अगर इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बने थे आफ्टर बेवल, तो वो तो यूनियन के मेनली पावर्स के हेड भी वही होंगे। ठीक है, ये तो सिंपली मतलब बंदा गैस भी कर सकता है। तो यार ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे यार? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे भाई। तो देखो,
प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, यार चल क्यों नहीं रहा ये? हाँ चल पड़ा। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे यार? सरदार पटेल थे। यार आप कैसे नाम याद रखोगे? याद रखना, आयरन मैन ऑफ इंडिया। प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसेस को यूनिफाई करने वाले कौन थे? वो भी कौन थे भाई? सरदार पटेल ही थे, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन होंगे? वो भी सरदार पटेल ही होंगे। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड, सॉरी यार, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड तो हर एक को पता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो यार अगर आपको क्वेश्चन आ गया फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे यार। अगर ये भी पूछ लिया, अगर चीफ आर्किटेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ठीक है, इनका नाम याद रखना है आपने। आगे यार, स्टेयरिंग कमेटी के हेड कौन होंगे यार? डॉक्टर स्टेयरिंग कमेटी के हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फ्लैग्स कमेटी जेबी कृपलानी यार। अब यार मेंबर थे किसके? ड्राफ्टिंग। अब नाम याद रखने के लिए यार बड़ी एक सिंपल ट्रिक है। आप याद रखो कृष्ण भगवान के मैक्सिमम नाम्स। अब देखो, राधी कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्णा नाम आ रहा है। डॉक्टर के एम मुंशी, के से कृष्ण। एन गोपाल स्वामी अय्यर, अयंगर, भाई गोपाल, कृष्ण का नाम। एक बस याद रखना, एक मुस्लिम थे बीच में, ठीक है ना, तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला आगे। अब एन माधवा राव, कृष्ण का नाम माधव यार। टीटी, टीटी नहीं यार, बीटी कृष्णमाचारी, कृष्णा। आपको बस कृष्ण भगवान के नाम याद रखने हैं यार, सातों के साथ तो नाम याद हो जाएंगे। उसके बाद यार फाइनल ड्राफ्ट ये हमने पढ़ लिया, 26 नवंबर 1949, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, 8 शेड्यूल, 22 पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स थे। अभी कितने हैं यार? अभी भी इतने ही आर्टिकल हैं, 395 हैं, 22 पार्ट्स हैं, और भाई पर शेड्यूल्स 12 हैं। अब भाई एडिशन तो बड़े सारे आर्टिकल्स की हुई हैं, बड़े सारे पार्ट्स की हुई है, पर वो एज अ सब पार्ट हुई है। जैसे कि अगर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई है, तो भाई वो पार्ट 4A है, ना कि 5, ठीक है ना, पार्ट 4A। तो पार्ट टोटल 20 ही हैं, आज भी पार्ट आज भी 22 ही हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है ना। तो अब कुछ और फैक्ट्स याद रख लो, जैसे कि एलिफेंट एज सिंबल, एलिफेंट एज सिंबल अडॉप्ट किया गया था, सील, ठीक है ना, सील क्या थी? एलिफेंट अडॉप्ट की गई थी। अब 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया। कौन सा है भाई? तिरंगा है, याद रखना, ट्राई कलर या तिरंगा। अब याद रखना, 2 दिन 24 जनवरी 1947 को नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया था। नेशनल सॉन्ग किसने लिखा था भाई? बंकिम चंद्र चैटर्जी। और कहाँ पे लिखा था यार? उन्होंने एक बुक लिखी थी, आनंद मठ, उसमें था, ये राइटर थे खुद, ठीक है ना। अब नेशनल एंथम किसने लिखा है यार? नेशनल एंथम लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट नोबलिस्ट, नोबल प्राइज विनर ऑफ इंडिया। किस में मिला था भाई? नोबल पीस प्राइज मिला था, शायद लिटरेचर में मिला था, मुझे याद नहीं आ रहा है। अब फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने भाई? 24 जनवरी 1950 को बने। कब बने? 24 जनवरी 1950 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना है भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट होंगे वही बाद में जाके प्रेसिडेंट बनेंगे, है ना। और टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उस टाइम पे भाई? 64 लाख रुपए खर्च हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। टोटल टाइम हमने पीछे पढ़ लिया भाई, 2 साल 11 महीने 18 दिन। अब याद रखना है, एक बड़ी बार आता है क्वेश्चन, सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेक्रेटरी कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो वो HBR अयंगर थे। तो अब कैलीग्राफर भाई, आप कॉन्स्टिट्यूशन के पन्ने पढ़ोगे ना, नीचे ऐसे हर पन्ने पे प्रेम प्रेम लिखा आएगा, तो याद रखना है प्रेम बिहारी नारायण जरा। तो यार आपको सिर्फ ये नहीं लिखना है, इसके बाद ब्यूटिफिकेशन भी की गई। ब्यूटिफिकेशन तो वो किसने की थी भाई? वो आर्टिस्ट थे शांति निकेतन से। अब शांति निकेतन क्या है यार?
ये यूनिवर्सिटी है बंगाल में जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू की थी। और वो आर्टिस्ट का नाम क्या था यार, एक आर्टिस्ट का नाम था, देखो भाई, ब्योहर राम मनोहर सिंह, राम मनोहर सिंह। और दूसरे आर्टिस्ट का नाम क्या था, नंदलाल बोस। सिंह नहीं यार, सिन्हा थे, सिन्हा, नंदलाल बोस। इन्होंने ब्यूटिफिकेशन की थी, पर मेनली इन्होंने की थी यार, जो कि कैलीग्राफी किसने की थी, प्रेम बिहारी रायजादा ने की थी ना। इंग्लिश वर्जन था ये जो इन्होंने लिखा था, इंग्लिश वर्जन की कैलीग्राफी, जो कि ओरिजिनल वर्जन था। पर उसके बाद हिंदी में भी लिखा गया था एक वर्जन यार। अब हिंदी वर्जन जो है वो किसने लिखा था यार, हिंदी वर्जन लिखा था, हिंदी की कैलीग्राफी, सॉरी कैलीग्राफी मतलब। और इन्होंने यार कौन से स्टाइल में की थी ये भी लिख सकते हैं कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कौन से स्टाइल में लिखा है, कौन से राइटिंग स्टाइल में, तो याद रखना है इटैलिक में लिखा था, इटैलिक में, इंग्लिश की इटैलिक फॉर्म में। अब हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी भाई अच्छे अच्छे अक्षरों में किसने लिखा था, कैलीग्राफी आपको पता है कि बहुत ही सुंदर तरीके से बचपन में बनाते थे ना, मैं ऐसे बनाता था, और याद नहीं आ रहा यार, ऐसे करते थे शायद, नहीं ऐसे 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 ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे, नहीं ऐसे नहीं, कुछ इसी तरह का था, इसी को कैलीग्राफी कहते हैं यार, है ना। तो यार वैसे ही हिंदी वर्जन में कैलीग्राफी किसने की थी, हिंदी वर्जन में भाई याद रखना है, बसंत किशन वैद्य, बसंत किशन वैद्य। और उसकी ब्यूटिफिकेशन आगे पीछे जो लाइनें शाइनें सुंदर किसने बनाया था भाई, वो नंदलाल बोस ने बनाया था। किसने बनाया था, नंदलाल बोस ने। तो ये सब आई होप कि आप नोट्स में लिखोगे। अब एक क्वेश्चन बड़ी बारी आता है यार, कितने वुमेन मेंबर्स थे, वुमेन मेंबर्स। अब नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, याद रखना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 15 वुमेन मेंबर्स थे। अब कौन कौन था, बड़े सारे थे यार, सरोजिनी नायडू थी, अरुणा फली थी यार, क्विट इंडिया मूवमेंट की लीडर, और विजय लक्ष्मी पंडित थी, सुचेता कृपलानी थी, और भी बहुत सारी थी यार, उषा मेहता नहीं थी यार, हंसा मेहता थी, हंसा मेहता बॉम्बे से थी ना। तो ये आपको याद रखना है, कितनी थी, 15 वुमेन मेंबर्स, है ना। और यार अगर आपसे पूछ रही है चीफ ड्राफ्ट्समैन, चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यार वो कौन थे, वो थे एस एन मुखर्जी, एस एन मुखर्जी ड्राफ्ट्समैन। तो ये सारे फैक्चुअल डिटेल्स भी मैंने अब आपको बता दी यार। अब कुछ और कमिटीज़ थी, माइनर कमिटीज़ थी, मेजर कमिटी थी। स्टेट कमिटी के हेड कौन थे यार, जे एल नेहरू थे। फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़, सरदार पटेल थे। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, जे बी कृपलानी। माइनॉरिटी अफेयर सब कमेटी, एच सी मुखर्जी, बी पी भी थे कि नहीं थे, थे। और कुछ माइनर कमिटीज़ थी यार, कमेटी ऑन फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यार। अब याद रखना है यार, अगर पार्लियामेंट की, लेजिस्लेटिव असेंबली की आज के टाइम पे फंक्शनिंग स्पीकर देखता है, तो उस टाइम के भी स्पीकर ही देखें तो जी बी मावलंकर थे कि नहीं थे। हाउस कमेटी के हेड कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया, नाम याद रखना है, पट्टाभी सीतारमैया, है ना। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, के एम मुंशी यार, के एम मुंशी, नाम याद रखना है, ऑर्डर ऑफ बिजनेस। फ्लैग्स कमेटी यार, ऊपर हमने जे बी कृपलानी पढ़ा यार, ये देख लेना इन दोनों में से कौन होगा, जे बी कृपलानी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शायद एम लक्ष्मीकांत में ये लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेटी फॉर प्रिंसली स्टेट्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यार ये सारे फैक्ट्स हैं, ये आपको बाय करने पड़ेंगे, आपको मगअप करने पड़ेंगे, रट्टा मारना पड़ेगा इनको, तभी याद होंगे। पर कुछ याद करने की ट्रिक्स थी, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि मेंबर्स आपको क्या याद रखना है, कृष्ण भगवान के अलग अलग नाम याद रखने हैं, उससे मेंबर्स याद हो जाएंगे ना। तो चलो थैंक यू, ये लेक्चर यहाँ पे ही ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और कौन कौन सा फीचर कहाँ कहाँ से लाया गया। ये मैंने चार्ट तैयार किया है, तैयार नहीं किया मतलब फ़ोटो ही स्क्रीनशॉट मारा है, देख लेना यहाँ से। पर नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ाऊँगा, उसके बाद उसमें ऐड करूँगा ये। तो चलो थैंक यू टू ऑल।